हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि अब एग्ज़ाम टाइम बहुत पास है तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो क्लास 9th आज हम लोग इंग्लिश बिहाइव का चैप्टर काठमांडू पढ़ेंगे, ठीक है। सो जो राइटर है इसके वो है विक्रम सेठ, और इनको ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हम सभी को पसंद होता है, बट अपनी बिजी लाइफ की वजह से हम लोग जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपनी बुक हेवन लेक में अपनी लॉन्ग जर्नी के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो चाइना से इंडिया गए और तिब्बत और नेपाल होते हुए, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि काठमांडू कहाँ की कैपिटल है, नेपाल की, है ना। तो उन्होंने जब काठमांडू को विजिट किया था तो उसी का यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैसेज। तो जब ये काठमांडू पहुंच गए तो उन्होंने टाउन के सेंटर में एक सस्ता कमरा लिया और कई घंटों तक ये सोते रहे। फिर दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में इन्होंने क्या किया, मिस्टर शाह के बेटे और उनके नेफ्यू को लिया और उसके बाद ये काठमांडू की 2 टेम्पल्स को विजिट किए जो कि हिंदू और बुद्धिस्ट के लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही सेक्रेड टेम्पल्स मानी जाती है, ठीक है। सेकेंड पैसेज देखिए। तो जब ये पशुपतिनाथ पहुंचे टेम्पल तो वहां पे एक नोट लिखा हुआ था, एक साइन था जिसपे लिखा हुआ था कि एंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। इसका मतलब है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग ही एंटर कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर बहुत ही ऐसा एटमॉस्फेयर है जैसे होता है ना कि बहुत ही हौच पौच हो, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नॉइज। वहाँ जो प्रिस्ट हैं यानी कि जो वहाँ के पुरोहित हैं वो हैं, हॉकर्स हैं और श्रद्धालु यानी डिवोटीज हैं, टूरिस्ट हैं, काउज हैं, मंकीज हैं, पिजन्स हैं, डॉग्स हैं, वो सब यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, है ना। तो इन्होंने वहाँ पे कुछ फूल चढ़ाए और वहाँ पे बहुत सारे वर्शिपर्स थे जिसमें से कुछ लोग ट्राई कर रहे थे कि उनको प्रिस्ट की अटेंशन मिल जाए और इस वजह से वो एक दूसरे को ऐसे कोहनी मारते हुए, धक्का देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रिस्ट की अटेंशन वो इसलिए पाना चाह रहे थे ताकि उनको भी प्रसाद और आरती ये सब चीजें मिल जाए, है ना। फिर नेपाल रॉयल हाउस की एक प्रिंसेस वहां आती हैं और सभी उनके लिए, उनके रेस्पेक्ट में अपना सर झुकाते हैं और उनके लिए रास्ता देते हैं, ठीक है। फिर मेन गेट पे वेस्टर्नर्स की यानी कि फॉरेनर्स की एक पार्टी जो कि सैफ्रॉन कलर के कपड़े में है वो स्ट्रगल कर रही है ताकि उनको अंदर जाने की परमिशन मिल जाए। और पुलिस मैन है वो इस बात से कन्विंस हो ही नहीं रहे हैं कि वो हिंदूज हैं, ठीक है। उनको क्या लग रहा है कि ये फॉरेनर्स हैं तो मे बी ये क्रिश्चियंस हैं, इसलिए वो उनको अंदर नहीं जाने दे रहा है क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही टेम्पल के अंदर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। फिर 2 मंकियों के बीच में, 2 बंदरों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो गई। एक दूसरे का पीछा करने लगा जो कि बहुत ही कॉमन है, हमारे बनारस में भी आप लोगों ने देखा ही होगा ना, कैसे एक बंदर दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। तो एक बंदर दूसरे का पीछा कर रहा है, वो शिवलिंग पे जंप मार रहा है, उसके बाद दौड़ते हुए यहाँ वहाँ भाग रहा है ना, चिल्लाते हुए, और फिर रिवर की तरफ चला जाता है। और रिवर का क्या नाम है, भागमती। वो बहुत ही पवित्र रिवर है जो वहाँ नीचे पशुपतिनाथ टेम्पल है उसी के नीचे वो बह रही है ना। वहाँ पर एक कॉर्प्स मीन्स क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है, उसका क्या हो रहा था, क्रियाक्रम हो रहा था। क्रिमिनेटेड मीन्स होता है क्रियाक्रम, अंतिम संस्कार हो रहा था उसके किनारों पर। फिर वहाँ पे वॉशर वीमेन जो है यानी कि जो धोबी, वो अपने काम कर रही हैं, अपने कपड़े धो रही हैं, अपने कपड़े नहीं, उनको जो कपड़े कस्टमर से मिले वो कपड़े, ठीक है। और जो बच्चे हैं वो वहाँ पर नहा रहे हैं। और एक बालकनी से, वहाँ पे एक बालकनी बनी हुई है तो वहाँ से फ्लावर्स को पूरा बास्केट में भरकर, और उसकी पत्तियां हैं, उसके साथ साथ वो पुरानी ऑफरिंग्स जो चढ़ावा होता है ना, मंदिरों में चढ़ावा बहुत तरह का होता है, वो सब जो कि अब खराब हो चुका है वो सब रिवर में फेंका जा रहा है। और एक वहाँ पे एक छोटा सा स्मॉल सा श्राइन बना हुआ है जो कि थोड़ा सा स्टोन प्लेटफॉर्म से रिवर के बैंक की तरफ ऐसे निकला हुआ है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ दिख रहा है और ऐसे मैंने पेन रखी है इस पर, तो थोड़ी सी पेन ऐसे निकली हुई है ना, ऐसे ही वो श्राइन भी थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से बाहर निकला हुआ है ना। और ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा लोगों का मानना है कि जब ये पूरी तरह से भर जाएगा और जो गॉडेस है वो इसमें से निकल जाएंगी, मतलब वो स्केप हो जाएंगी, तब जो कलयुग का जो इवल पीरियड चल रहा है वो खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से, अर्थ पर से वो कलयुग का पीरियड खत्म हो जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी बातें फैली हुई होती हैं, वो कितना सच होता है कितना नहीं उसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा बिलीफ है कि उसमें, उस स्टोन में एक देवी है, देवी का वास है, और जब वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएगा, पूरा झुक जाएगा, तब उसमें से देवी बाहर निकल जाएंगी और इविल पीरियड जो चल रहा है कलयुग का वो खत्म हो जाएगा।
इविल पीरियड कलयुग का जो चल रहा है, मतलब ये है कि आजकल जो इतने क्राइम्स हो रहे हैं, जो लोगों पे तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं, और लोग भी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हो, अपने फायदे के लिए सेल्फिश होकर दूसरों का मर्डर तक कर दे रहे हैं, या दूसरों को नीचे गिरा दे रहे हैं। नीचे गिरा दे रहे हैं मतलब कि उनकी इमेज डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, सभी सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ के लिए काम करने में लगे हुए हैं। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, बस अपने मतलब की उनको बस ये है कि हमारा जो सेल्फ है, हमारा जो मतलब है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसी को हम कलयुग का इविलनेस कहते हैं, ठीक है। थर्ड पैसेज पे आ जाइए। फिर जब ये बौद्धनाथ स्तूप पे गए, और ये कहाँ पर है, ये भी बुद्धिस्ट श्राइन है काठमांडू में, मतलब बौद्धनाथ स्तूप जो है वहाँ पे बुद्धिस्ट जो है वो पूजा करते हैं अपना। और वहाँ पर होता है ना कि आप देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत पूजा पाठ हो रही होती है या बहुत बड़ी भीड़ होती है, तो वहाँ पे बहुत क्या होती है, एकदम कंफ्यूजन का स्टेट होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पर एक शांति का माहौल है, वहाँ का एटमोसफेयर है वो बिल्कुल एकदम शांत है। और इसका जो बौद्ध स्तूप का जो व्हाइट डोम है, उसके चारों तरफ रोड बनी हुई है ना, और उसके किनारे किनारे पे छोटी छोटी शॉप्स खुली हुई हैं, जो इसमें से बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं जो तिब्बतन इमिग्रांट्स चला रहे हैं, है ना। तिब्बत से लोग आए हुए हैं, वो उन शॉप्स को ऑन कर रहे हैं, उनको चला रहे हैं। तो यहाँ पे बैग्स मिल रहे हैं, तिब्बतन प्रिंट्स मिल रहे हैं, सिल्वर ज्वेलरी मिल रही है, ये सब आप यहाँ से खरीद सकते हैं, है ना। फिर वहाँ पे कोई भीड़ नहीं है, वो होता है ना क्वाइटनेस का हेवन, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, यानी कि शांति, इतनी शांति कि जैसे स्वर्ग की शांति से कंपैरिजन किया जा रहा है। उन बिजी स्ट्रीट्स में भी ऐसा फील हो रहा है जैसे स्वर्ग जैसी शांति हो, इतना शांत माहौल है, कोई हौच पौच नहीं है, एकदम सुकून। तो आप लोगों ने अगर जो सारनाथ भी गए होंगे, उन्होंने भी चीज नोटिस किया होगा कि वहाँ कितनी भी भीड़ इकट्ठा हो जाए, लेकिन जहाँ पे जो बौद्ध का मेन टेम्पल है, वहाँ पे आप जब एंटर करोगे तो एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा सुकून आपको वहाँ पे फील होगा, है ना। वहाँ पे कोई नॉइज कुछ नहीं, ठीक है। फोर्थ पैसेज पे आ जाइए। तो काठमांडू के बारे में ये कह रहे हैं कि ये बहुत ही विविड है, मतलब इसमें बहुत सारे कल्चर्स मिक्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, और इसमें बहुत सारे मूर्तियां बहुत सारी हैं जहाँ पे फ्लावर्स से सजी हुई हैं। और वो कहाँ पर है, इसकी जो बहुत बिजी और नैरो स्ट्रीट्स हैं, जैसे हमारे बनारस की गलियां ना कितनी पतली पतली होती हैं, एकदम बिजी होती हैं, एकदम लोग वहाँ से शॉर्टकट लेने के लिए क्या करते हैं, टर्न हो जाते हैं रोड्स को छोड़कर। तो वैसे ही वहाँ की गलियां भी हैं। वहाँ पे फ्रूट सेलर्स हैं, और फ्लूट सेलर्स यानी कि बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड्स बेचने वाले, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स पता है ना, मेकअप के सामान, तो वो भी वहाँ पे बिक रहे हैं। फिल्म रोल्स बिक रहे हैं, चॉकलेट बिक रही हैं। फिल्म रोल्स उनको कहते हैं, जो पहले कैमरा आता था उसमें हम लोग फिल्म का रोल डालते थे और फिर फोटो लेते थे, फिर उसको डेवलप कराते थे, यानी कि उसका प्रिंट लेते थे, है ना, उसको फिल्म रोल कहते हैं। और कॉपर के यूटेंसिल्स यानी कि तांबे के बर्तन, और नेपालीज एंटीक्स मिल रहे हैं, यानी कि नेपाल के जो पुरानी जो चीजें हैं, जो बहुत ही एंटीक पीस हैं, जो अब नहीं मिलती है, रेयर पीसेस हैं, वो मिल रही हैं, है ना। और वहाँ पे फिल्म सॉन्ग्स रेडियो पे बज रहे हैं, कार के हॉर्न्स सुनाई दे रहे हैं, बाइसिकल की जो घंटियां हैं वो बज रही हैं, और जो गाय हैं, काउज हैं, वो मोटरसाइकिल्स पे ऐसे क्वेश्चन भरी नजरों से देख रही हैं, ठीक है, स्टेयर्स कर रही हैं। और जो वेंडर्स हैं वो अपना सामान बेचने के लिए शाउट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इन्होंने वहां से बिना किसी होता है ना, कभी कभी आप बिना कुछ सोचे समझे ऐसे ही कुछ चीजें कर रहे होते हो, तो वही ये कह रहे हैं कि मैंने अपने आप को बहुत ही माइंडलेसली बिजी किया। किसमें? उन्होंने एक स्वीट खरीदी, एक भुट्टे टाइप का था वो खरीदा, जिसको कि कोयले पे आप लोगों ने देखा है ना, यहाँ पे भी भुट्टे को भुना जाता है, फिर उस पर चिली पाउडर, साल्ट, ये सब लगा के दिया जाता है, लेमन, तो उन्होंने वो खरीदा। और लव स्टोरी कॉमिक्स खरीदी, और रीडर्स डाइजेस्ट, यानी कि रीडर एक राइटर है, उनकी डाइजेस्ट खरीदी। तो फिर उसके साथ साथ इन्होंने कोका कोला लिया और कुछ ऑरेंज ड्रिंक ली। तो अब ये बहुत ज्यादा बेटर फील कर रहे हैं, है ना। इन्होंने थोड़ा सा मजाकिया वे में बताया है कि हाँ, कोका कोला से और उस चीजों से उन्होंने इन सब चीजों को वॉश किया, यानी कि सारा कुछ करने के बाद उन्होंने लास्ट में कोका कोला और फिर ऑरेंज ड्रिंक ली, ठीक है। फिर ये सोच में पड़े हुए थे कि मुझे वापस घर जाने के लिए कौन सा रूट लेना चाहिए, मतलब बाई प्लेन जाना चाहिए, बाई ट्रेन और बाई रोड।
तो ये इस चीज़ में सोच में पड़े हुए थे। तो इनको ये लग रहा है कि अगर मैं और ज़्यादा ट्रैवल करने की मैं अपनी इच्छा को और पूरा करूं तो मैं बस या ट्रेन से पटना जाता, फिर उसके बाद मैं जो बनारस से इलाहाबाद गंगा से जाता, मतलब गंगा नदी में वो होते हैं ना जो शिप्स चलते हैं उनके थ्रू जाता है ना, और फिर यमुना से होता हुआ मैं आगरा से दिल्ली जाता यमुना नदी के रास्ते। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था और होम सिक फील कर रहा था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इनको अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। और ये कह रहे हैं कि आज अगस्त का लास्ट डे यानी कि 31 अगस्त है। सो ये अपने आप से कह रहे हैं कि अब मुझे घर चलना चाहिए, गो होम, है ना, इन्होंने अपने आप से कहा। और फिर ये सीधे घर की तरफ बढ़े। तो ये नेपाल एयरलाइंस के ऑफिस में गए और उन्होंने कल की फ्लाइट के लिए एक टिकट खरीद लिया। तो इन्होंने कौन सा रूट चूज किया? एयरलाइंस का, ठीक है, बाय एरोप्लेन इन्होंने डिसाइड किया कि ये वापस अपने घर आएंगे। फिर वो वहां पर जो फ्लूट सेलर खड़ा था वो कॉर्नर में एक स्क्वायर था वहां होटल के पास, तो वो उसको बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसके हाथ में एक पोल यानी कि एक ऐसा होता है ना, आपने देखा ना खंबे टाइप का ऐसा होता है पोल, उस पे वो लगा तरह तरह के फ्लूट्स को वो सजा के रखते हैं, बलून्स होते हैं, कुछ और चीजें भी होते हैं जो फ्लूट सेलर्स आप लोगों ने देखा होगा। फ्लूट यानी बांसुरी, है ना। तो उसके टॉप पे उसने 50 या 60 बांसुरीज जैसे होता है ना एकदम डेकोरेट करके ऐसे सजा के रखी हुई थी। तो वो सब बम्बू की बनी हुई थी यानी कि बांस की बनी हुई थी, और बहुत सारे क्रॉस फ्लूट्स थे और रिकॉर्डर्स भी थे। तो टाइम मतलब कुछ कुछ देर बाद वो क्या कर रहा था कि अपने पोल को ऐसे ग्राउंड पे खड़ा कर दे रहा था, उसमें से कोई एक फ्लूट को सेलेक्ट करता था और फिर उसको कुछ मिनट तक बजाता था, है ना। और जो फ्लूट की जो साउंड होती थी, जो म्यूजिक फ्लूट की आती थी, वो इतने नॉइस और ट्रैफिक हॉकर्स के शोर के बाद भी वो क्लियरली सुनाई देती थी, है ना। वो बहुत ही स्लोली, बहुत ही म्यूजिकल वे में बजाता था उसको। मतलब होता है ना कि कोई एक्स्ट्रा ऐसा एक्सेसिव डिस्प्ले नहीं कर रहा, यानी वो कोई दिखावा नहीं कर रहा है, वो एकदम मगन होके एकदम होता है ना म्यूजिक में एकदम खो जाना, इस वे में वो बांसुरी बजा रहा है। वो ना तो अपने सामान को बेचने के लिए चिल्ला रहा है, बस वो क्या हो रहा है कि एकाकी बार उसका सामान बिका होगा, लेकिन उसको इस सबसे कोई मतलब नहीं पड़ रहा है। मतलब कि वो ऐसा नहीं कि अपने सामान को, अपनी बांसुरियों को बेचने के लिए बहुत ज्यादा शोर कर रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, वो काम है, ठीक है। तो कुछ कुछ देर बाद क्या हो रहा है कि वहां पे जो फ्रूट सेलर है, जो फल बेचने वाला है, उससे बातें करने लग रहा है। तो ये राइटर सोच रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये इसकी लाइफ का ये जो पैटर्न है ये कई सालों से है, मतलब ये इसी तरह की लाइफ कई सालों से जी रहा है, ठीक है। 7th पैसेज पे आइए। तो इनको ये चीज डिफिकल्ट लग रहा है कि वो वहां जो स्क्वायर पे ये खड़े हैं वहां से ये अपने आप को अलग करके हट के वहां से जाएं। बेसिकली ये फ्लूट की आवाज में बहुत ज्यादा खो जाते हैं, है ना। तो इनको वहां से हटना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। और ये कह रहे हैं कि जो फ्लूट म्यूजिक है वो उनके साथ हमेशा ही ऐसा करती है। ये जो फ्लूट म्यूजिक है ये बहुत ही यूनिवर्सल और बहुत ही पर्टिकुलर साउंड है, और ऐसा कोई कल्चर नहीं ऐसा कोई कल्चर नहीं है जिसके पास अपनी फ्लूट ना हो, यानी अपनी बांसुरी, अपनी धुन ना हो। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुचनी, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, द क्लियर और ब्रीथ फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, है ना। तो ये इतने सारे फ्लूट्स का बता रहे हैं, इतने सारे जो कल्चर्स हैं इनके बारे में बता रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक में तो बहुत ज्यादा ही आम है फ्लूट, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। इसके साथ साथ साउथ अमेरिका में भी है, जापानीज में भी है ना। और सबसे ज्यादा चाइनीज फ्लूट जो होती है वो हाई पिच्ड पे होती है, यानी कि उनकी जो म्यूजिक होती है वो काफी हाई पिच होती है। हाई माने यहाँ पे हाई पिच से क्या होता है कि बहुत ही स्ट्रेस के साथ वो म्यूजिक की जो धुन होती है, जो साउंड होती है, उसको वो प्ले करते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि सभी के पास अपनी स्पेसिफिक फिंगरिंग और कंपास है। आप लोगों ने देखा है ना जो बांसुरी ऐसे होती है, ऐसे होंठ से लगाते हैं और उसपे जो ऐसे ऐसे छेद बने होते हैं उसपे वो लोग ऐसे ऐसे फिंगर रखते हैं ना। तो क्या होता है कि जो एयर पास होती है उन छेदों से, उसी से म्यूजिक प्रोड्यूस होता है ना। तो इनका कहने का मतलब यही कि हर एक के पास अपनी अलग ही फिंगरिंग और अलग ही धुन बनाने का अलग ही कंपास होता है, ठीक है। तो ये जब भी कोई भी बांसुरी सुनते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनको जो मैनकाइंड है, जो इंसानियत है, उस कॉमन चीजों से जोड़ रही है। और ये म्यूजिक और उस म्यूजिक को किस चीज से जोड़ते हैं कि इंसान की जो वॉइस है और उसमें वो क्या बातें कह रहा है, क्या फ्रेजेस और सेंटेंसेस कह रहा है,
ये उसमें उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देते हैं, उनको वो चीज़ फील होना शुरू हो जाती है। तो इसमें ये लग रहा है कि आपको पता ही है कि इसमें भी हम कब हमें सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, ये भी बहुत मैटर करता है। जब हम बांसुरी बजा रहे होते हैं तो हम ऐसे ही कहीं पे सांस नहीं ले सकते या कहीं पे सांस नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज हमारी जो धुन निकल रही है वो गड़बड़ा जाएगी, है ना। तो ये चीज़ इसमें कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जो बांसुरी पे प्ले होते हैं तो मैं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा फेमिलियर यानी कि जाने पहचाने भी लगते हैं। और शुरू में तो मुझे ये सरप्राइज करते थे और कई ओकेजन पे इनको ऐसा भी लगा, क्योंकि ये बहुत अब्रॉड से काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये घर वापस आए हैं, है ना। तो पहले तो ये इन सारी डिटेल्स को इतना नोटिस नहीं करते थे और ना ही उनको ऐसा लगता था कि उसमें कोई इतनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन अब वो ऐसा करते हैं। यानी कि अब वो बांसुरी की धुन को बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस, कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस वो ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लोगों ने अभी ये चैप्टर जो पढ़ा, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर एक पार्ट है कहाँ का, हेवन लेक, जो इन्होंने बुक लिखी है विक्रम सेठ ने, उस बुक से लिया हुआ अंश है, यानी कि उसका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने अभी लास्ट के 2-3 पैसेज में पढ़ा कि इन्होंने फ्लूट का कितना अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। तो यहाँ पे एक चीज ये पूछा जा सकता है कि क्यों वो फ्लूट को सुनकर इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाते थे और फिर क्यों वो उससे फेमिलियर खुद को पाते थे, और किस वे में उन्होंने फ्लूट सेलर का डिस्क्रिप्शन किया है। फ्लूट सेलर का डिस्क्रिप्शन भी पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आप लोगों से ये एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्टार्टिंग में, जैसे इन्होंने काठमांडू के बारे में, जो यहाँ का जो होली सेक्रेड जो टेम्पल्स है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जैसे बौद्धनाथ स्तूप के बारे में इसमें डिटेल से दिया हुआ है, पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बहुत डिस्क्राइब किया हुआ है इन्होंने। तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। मैंने पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिया है इसको, मैंने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन किया है। और इसमें जो क्वेश्चंस मेन क्वेश्चंस होंगे वो यही होंगे, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी एक टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग जानते हो ना कि एग्जाम्स में हमेशा टेक्स्ट बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो जो भी पैसेज होगा उसमें समझ लेना कि और क्या क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताया कि वो कैसे फ्लूट की तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और बौद्धनाथ और पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में पूछा जा सकता है। सो आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।